नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश सीखने का। तो अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आपको मदद मिल सके। तो इसलिए मैं इस तरीके का वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लेकर आए हैं हिंदी के जो वर्ड होते हैं, 3 अक्षर के जो वर्ड होते हैं जिनमें मात्राएं बिल्कुल भी नहीं लगी होती, यानी कोई भी मात्रा नहीं लगी होती है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यानी जैसे हमने मात्राओं को पीछे सीख लिया कि ये मात्राओं को कैसे लिखते हैं, अक्षरों को कैसे लिखते हैं, हमने पीछे सीख लिया। तो अगर आपने नई वीडियो को देखा है तो आप पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 3 अक्षर के जो शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, जिनमें मात्राएं बिल्कुल भी नहीं होती, तो कैसे उसको लिखते हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग उसको लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अक्षर जो शब्द लिखा गया वो लिखा गया अमन। तो अमन को कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई अक्षर लिखा गया, कोई शब्द लिखा गया है, उसमें जो अक्षर लिखे गए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो अक्षर लिखे गए हैं, अगर दो अक्षर के दोनों एक साथ कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर देखिए दोनों कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है, यानी दोनों व्यंजन है। मतलब जो अक्षर, जो शब्द लिखा गया उसमें जो अक्षर हैं वह व्यंजन है, एक साथ लिखे गए हैं। तो जब उनको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो बीच में ए लिखेंगे। बीच में ए कैसे लिखेंगे देखिएगा, जब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, तो अमन लिखना है, तो यहाँ पर लिखा गया आ। तो आ को हिंदी में जब होता है तो उसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं इंग्लिश का ए लिखते हैं, यानी इंग्लिश का ए लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो जब स्वर और व्यंजन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे। माँ का हो जाएगा यम, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दोनों व्यंजन हैं, माँ और न क्या है, व्यंजन है, यानी हिंदी के व्यंजन है, हिंदी के कॉन्सोनेंट हैं। तो इसको जब लिखेंगे इंग्लिश में तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद ना लिख देंगे इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब है कि जब दो व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे, यानी जब दो व्यंजन एक साथ आएंगे, यहाँ पर दो व्यंजन एक साथ हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे ए, यानी ये एक वावेल है, इंग्लिश का वावेल, तो एक ये वावेल का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी। तो देखिए, चा का होता है सी एच, चा का क्या होता है सी एच। उसके बाद यहाँ पर चा और मा एक कॉन्सोनेंट है, यानी एक व्यंजन है दोनों, तो यहाँ पे बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद माँ लिख देंगे। उसके बाद ये भी देखिएगा, दोनों व्यंजन है तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ ना लिख देंगे। ना का होता है यन, ना का क्या होता है यन, तो CHAMAN, चमन। यानी यहाँ पर कोई मात्रा भी नहीं लगी है। हम सीखे हैं पिछली वीडियो में कि अगर आ की मात्रा हो तो उसके लिए हम ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मात्रा ना लगी है, कोई भी मात्राएं नहीं लगी हैं, तो भी हम बीच में ए का प्रयोग कर रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं। ए का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि जब दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजन एक साथ होते हैं, हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ होते हैं, तब जब उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश का एक वावेल बीच में लिखते हैं। मतलब दो कॉन्सोनेंट को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। इसको देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो देखिए, दा का होता है डी, उसके बाद ये दोनों कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो बीच में ए लिख देंगे। उसके बाद माँ का होता है यम, माँ का होता है यम, और उसके बाद यहाँ पर भी दो व्यंजन एक साथ है तो ए लिख देंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, DAMAN, दमन। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको यह नहीं आता है कि ये जो द लिखा गया है इसको डी लिखते हैं, माँ को यम लिखते हैं, ना को यन लिखते हैं, अगर आपको यह नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा, चैनल पर है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब देखिए, नमन कैसे लिखेंगे। तो ना का होता है यन, ना का क्या होता है यन। उसके बाद ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो यहाँ पर बीच में एक वावेल लिखेंगे ए। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, और फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो ए लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन।
तो NAMAN नमन, इस तरीके से। अब रमन कैसे लिखेंगे तो देखिए रा का होता है आर, रा का इंग्लिश में आर लिखते हैं, उसके बाद ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिख देंगे, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, और यहाँ दो कॉन्सोनेंट फिर एक साथ हैं तो ए लिख देंगे, और ना का हो जाएगा यन, तो RAMAN रमन, इस तरीके से। यानी आपको यह समझ में आ रहा होगा कि चाहे मात्राएं लगी हों या फिर ना लगी हों तो भी हम अगर दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग किया जाता है। ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं लिखे जाते, हिंदी में तो लिख देते हैं, इंग्लिश में नहीं लिखा जाता। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है मन, तो YAN ही लिखेंगे, YAN नहीं लिख देंगे, YAN मन नहीं होगा, YAN लिखेंगे तो ही मन होगा। तो इसी तरीके से चमन अगर लिखना है तो CHA लिखेंगे, उसके बाद माँ का लिखेंगे, फिर बीच में एक वावेल लगाएंगे, फिर ना लिखेंगे, ना का होता है यन, तो इस तरीके से लिखेंगे। यानी दो कॉन्सोनेंट इंग्लिश में एक साथ नहीं लिखा जाता है, हिंदी में लिख देते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए अब कर्म कैसे लिखेंगे तो का होता है के, फिर बीच में दो कॉन्सोनेंट है एक साथ तो ए लिखेंगे, फिर रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर भी ए लगाएंगे, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, तो KARAM करम। अब गरम कैसे लिखेंगे तो गा का होता है जी, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे और माँ का हो जाएगा यम, तो GARAM गरम, इस तरीके से। मतलब मात्राएं चाहे लिखी हो चाहे ना लिखी हो, अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हिंदी में आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे। जब उसका इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में एक वावेल क्या है, ए है, तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। हम नरम कैसे लिखेंगे तो ना का होता है यन, और बीच में एक वावेल लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर भी एक वावेल लिखेंगे क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट है, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, तो NARAM नरम। धर्म कैसे लिखेंगे तो धा का होता है DH, धा का क्या होता है DS, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिख देंगे, और रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो ए लिखेंगे, फिर माँ का हो जाएगा यम, तो DHARAM धर्म, इस तरीके से। शर्म कैसे लिखेंगे तो सा का होता है SH, यानी जो बड़ा सा है उसका होता है SH, और बीच में एक वावेल लिखेंगे, फिर उसके बाद रा का लिखेंगे आर, और यहाँ पर भी एक वावेल लिखेंगे और माँ का हो जाएगा यम, तो YARAM, इस तरीके से। यानी दो कॉन्सोनेंट जब हिंदी का दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो उसका इंग्लिश जब बनाएंगे तो इंग्लिश का एक वावेल बीच में लिखते जाएंगे। चाहे मात्राएं, अगर मात्राएं हैं तो उसके लिए तो लिखेंगे ही, तब वहाँ पर वो चीज़ नहीं देखना होगा। जब मान लीजिए कोई शब्द लिखा गया उसमें मात्रा लिखी गई है, तो मात्राएं जब लिखी होती हैं तो ये चीज़ उसमें नहीं देखा जाता है। और जब मान लीजिए मात्राएं नहीं लिखी हैं, यहाँ पर कोई मात्राएं नहीं लगी, यानी जो शब्द लिखे गए हैं इसमें कोई मात्राएं नहीं लगी हैं, तो जब मात्राएं नहीं लगी होती हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। मतलब हिंदी का तो व्यंजन जो है साथ में ही लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जब लिखेंगे उसका तो वो एक वावेल बीच में लगाते हुए लिखेंगे। अब नीचे देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भी 3 अक्षर वाले शब्द उसी तरीके से लिखेंगे इसको भी। तो बा का होता है बी, उसके बाद यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद हा का होता है यच, और यहाँ पर भी ए लिखेंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो BAHAN बहन। पहन कैसे लिखेंगे तो पा का होता है पी, उसके बाद यहाँ पर हा का लिखेंगे तो बीच में एक वावेल पहले लिखेंगे, उसके बाद हा का होता है यच, और यहाँ पर भी एक वावेल लिखेंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो PAHAN। यानी पी का होता है, पा का होता है पी, और हा का होता है यस, और ना का होता है यन, और बीच में दो वावेल लिखेंगे। सहन कैसे लिखेंगे तो सा का होता है यस, और बीच में दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो ए लिखेंगे, उसके बाद हा का होता है यच, और यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो ए लिख देंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो SAHAN सहन। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आप हिंदी का कोई भी बिना मात्रा वाले शब्द हो, कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा गया हो, आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। अब बदन देखिए कैसे लिखेंगे तो बा का होता है बी, और उसके बाद यहाँ बीच में ए लगाएंगे, फिर दा का होगा डी, और यहाँ पर भी ए लगाएंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो BADAN बदन। अब मदन कैसे लिखेंगे तो माँ का होता है यम, उसके बाद यहाँ बीच में ए लगाएंगे, यानी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो इसलिए यहाँ पर ए लगाया जा रहा है, और दा का होता है डी, उसके बाद यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, तो MADAN मदन। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको यह समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए आपको यह
समझ में जरूर आया होगा कि मतलब कोई भी शब्द लिखा हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, बिना मात्रा वाले शब्द अगर लिखा गया है तो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो उसमें बीच में ए का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी एक वावेल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नीचे लिखा गया है 4 अक्षर वाले शब्द, यानी जिसमें 4 अक्षर होते हैं, उसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर तो 3 शब्द थे, यानी 3 अक्षर थे, यहाँ पर जो लिखा गया था 3 अक्षर थे। अब यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें 4 अक्षर हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले लिखा गया अजगर, तो अजगर को कैसे लिखेंगे, तो देखिए आ का हो जाएगा ए, यानी चाहे छोटा आ आए या फिर आ की मात्रा आए उसके लिए हम लोग ए लिखते हैं, यानी छोटा आ आए या फिर छोटा आ की या फिर मात्रा आए, आ की मात्रा आए तो उसके लिए ए लिखेंगे। अब बीच में हमने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो ए लिखते हैं, तो यहाँ पर ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं है, यहाँ पर ये वावेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे ए, आ का हो जाएगा ए, उसके बाद जा का लिखेंगे, जा का होता है जे, तो अज लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो यहाँ पर भी ए लिख देंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद गा का हो जाएगा जी, गा का क्या होगा जी। उसके बाद यहाँ पर फिर बीच में ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। उसके बाद रा का हो जाएगा आर, मतलब यही ऊपर वाला नियम यहाँ पर भी लगेगा कि मतलब जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो बीच में ए लगाएंगे। यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट नहीं है, यह वॉवेल है, मतलब स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर ए बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से ही स्वर लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी वॉवेल का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब जब दो कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर ग और रा दो कॉन्सोनेंट हैं, दो व्यंजन है, हिंदी के दो व्यंजन हैं, तो जब उसका इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में एक इंग्लिश का वॉवेल यानी इंग्लिश का स्वर एक प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से अब अनपढ़ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ए वॉवेल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आ का हो जाएगा ए, और देखिए ना का हो जाएगा यन, और बीच में यहाँ फिर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो ए लिख देंगे। उसके बाद पढ़ का क्या लिखेंगे, पी, पा का क्या होगा पी। उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए हैं। उसके बाद ढा का हो जाएगा डी, डी एच, तो ए एन ए पी ए डी एच, अनपढ़। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई बिना मात्रा वाला कोई भी शब्द हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसी तरीके से आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। मतलब जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएंगे तो बीच में एक वावेल का प्रयोग कर देंगे इंग्लिश का, यानी इंग्लिश जब उसका बनाएंगे तब। अब गर्दन कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है जी। उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, और रा का क्या होता है आर होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर ए लिखेंगे क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। फिर दा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो जी ए आर ए डी ए एन, इस तरीके से गर्दन, जी ए आर डी ए एन। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि सर ये कैसे होगा, तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखिए अनबन कैसे लिखेंगे, तो आ का हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर एक वावेल एक कॉन्सोनेंट है तो यन लिखेंगे सीधा, यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाएंगे। आ का हो जाएगा ए और ना का हो जाएगा यन। उसके बाद यहाँ बीच में ए लिख देंगे, मतलब दो कॉन्सोनेंट एक साथ है। उसके बाद ये बा का हो जाएगा बी, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, तो ए एन ए बी ए एन, अनबन। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा इस तरीके से आप कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। हम नीचे देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। अदरक कैसे लिखेंगे, तो आ का होता है ए और दा का हो जाएगा दी, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है एक वावेल है, तो यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर ए लगाएंगे और रा का हो जाएगा आर, फिर यहाँ पर ए लगाएंगे और का हो जाएगा के, तो ए डी ए आर ए के, अदरक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और सर कैसे लिखेंगे, तो देखिए आ का होता है ए और वा का होता है वी, फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिखेंगे, और सा का हो जाएगा ए, सा का क्या होगा यश होगा, सॉरी यश होगा। उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे, फिर रा का हो जाएगा आर। यहाँ पर बीच में ए क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आएंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे अवसर। इस तरीके से थर्मस कैसे लिखेंगे, तो देखिए था का हो जाएगा
TH, उसके बाद यहाँ पर A लिखेंगे बीच में कि मतलब दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, और रा का हो जाएगा R, फिर बीच में A लगा देंगे, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, उसके बाद फिर यहाँ बीच में A लगाएंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, फिर सा का हो जाएगा यस, तो THARAMAS थर्मस। नफरत कैसे लिखेंगे, देखिए ना का हो जाएगा यन, उसके बाद यहाँ पर एक वावेल लिखेंगे, फिर फा का हो जाएगा यफ, उसके बाद फिर यहाँ पर ए लगाएंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर भी ए लिखेंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, उसके बाद ता का हो जाएगा टी, तो NAFARAT इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो जब उसका इंग्लिश हम लोग बनाएंगे तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश का वावेल क्या होता है, AEIOU, तो बीच में एक वावेल यानी ए का प्रयोग हम लोग करेंगे। सीधे समझिएगा कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो बीच में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, बचपन को देखिए बा का होता है बी, उसके बाद यहाँ पर बीच में एक लिखेंगे, उसके बाद चा का हो जाएगा CH, और यहाँ पर भी ए लिख देंगे, उसके बाद हो जाएगा P यानी पा का हो जाएगा P, उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन। मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिख के इसी तरीके से लिख देंगे। और अगर मान लीजिए आपको अक्षरों को नहीं समझ में आ रहा है कि जो अक्षर लिखे गए हैं उसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो अगर मान लीजिए आप जो ये अक्षर लिखे गए हैं इस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये बा च प न ये मैंने इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मतलब पूरा अक्षर जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। अब देखिए सलजम कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है SH, उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे, फिर ला का हो जाएगा यल, फिर बीच में ए लिखेंगे, फिर गा का हो जाएगा जी, उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे और माँ का हो जाएगा यम। मतलब इसे में इसी तरीके से लिखना, बीच में ए लगाते हुए लिखते जाना है। 55 कैसे लिखेंगे, तो देखिए पा का हो जाएगा P, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे, फिर चा का हो जाएगा CH, फिर बीच में ए लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पा का हो जाएगा P, उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन। तो 55 इस तरीके से। अब डर कर कैसे लिखेंगे, तो देखिए ड का हो जाएगा D, उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा R, फिर यहाँ बीच में ए लिख देंगे, उसके बाद का हो जाएगा K, और यहाँ पर ए लिखेंगे, उसके बाद फिर रा का हो जाएगा R, तो DARAKAR। इस तरीके से अच्छी तरीके से आप कोई भी बिना मात्रा वाला शब्द कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसी तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। यानी बिना मात्राएं वाला शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 4 अक्षर 5 अक्षर कितना भी बड़ा हो, आप उसे आसानी से इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया 3 अक्षर वाला, फिर मैंने बताया 4 अक्षर वाला, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।